हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्विज फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही घंटी के निशान पर भी क्लिक करिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हो कि कल की जो हमारी क्लास रही, कल की क्लास में हमने लघु बीजाणु जनन की परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें आपने देखा था कि लघु बीजाणु जनन जब होता है बीजाणु धानी के अंदर तो एक चतुष्क के रूप में बनता है। किस रूप में बनता है? एक चतुष्क के रूप में बनता, आपने कल देखा था। इस प्रकार से आपने, ये रफ डायग्राम है, आप इस पर ज्यादा ध्यान न दें क्योंकि अपन बना चुके हैं कई बार। तो यहाँ लघु बीजाणु धानियों में क्या हुआ था आपको पता है। सबसे पहले बीजाणुजन कोशिकाएं अंदर रहती है। बीजाणुजन कोशिकाएं आकार में वृद्धि करके प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती है और फिर वो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करके चार चार के समूह में लघु बीजाणुओं का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है, जिसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो लघु बीजाणु चतुष्क कैसा होता है आप ये देख सकते हो, ऐसा होता है। जनरली आप इसको समद्विपार्श्विक कह सकते हो क्योंकि चारों लघु बीजाणु सामने से नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप, कल हमने डायग्राम नहीं बनाया था, आप ये छोटा सा एक डायग्राम भी इसका बना लेना कि इस प्रकार से चतुष्क बनता है। हालांकि ये हमने कल पढ़ा था कि 5 प्रकार का होता है, लेकिन आप ये एक सामान्य डायग्राम ये वाला बना लेना कि एक लघु बीजाणु चतुष्क है जिसमें 4 ये लघु बीजाणु हैं और ये केलोज भित्ति से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये डायग्राम भी आप उसमें इंक्लूड कर लेना। जो लिखा है उसमें जो लघु बीजाणु चतुष्क के 5 प्रकार कंप्लीट हुए हैं, उसके बाद आप ये डायग्राम भी बना लें। तो ये तो हो गई कल के टॉपिक की बात। अब आपने स्टूडेंट्स आगे क्या पढ़ा था कि जो ये लघु बीजाणु चतुष्क है, इसके सारे लघु बीजाणु किससे जुड़े हैं? इसके सारे लघु बीजाणु केलोज भित्ति से जुड़े हैं। जब ये केलोज भित्ति गल जाएगी, नमी को ग्रहण करके जब ये केलोज भित्ति गल जाएगी तो लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे? लघु बीजाणु फ्री हो जाएंगे सारे, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे? लघु बीजाणु फ्री हो जाएंगे, यहां पर बिल्कुल फ्री लघु बीजाणु। तो इस स्थिति में इनको क्या कहा जाएगा? मैंने कल भी आपको बताया था कि इस स्थिति में इनको कहा जाएगा परागकण। क्या कहा जाएगा इनको? परागकण। तो लघु बीजाणु से क्या बनता है? परागकण बनता है। यहां तक की बातें हमने कल पढ़ ली थी। परागकण, ओके, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये बातें हम कल पढ़ चुके हैं। बस कल के जो हमारी क्लास रही उसमें डायग्राम नहीं बन पाया था, तो आप 5 प्रकार बनने के बाद जो जगह बची है उसके अंदर आप ये लघु बीजाणु चतुष्क का एक डायग्राम भी बना लें कि कभी एक आध छोटा सा प्रश्न आ जाए कि सचित्र वर्णन करो, तो ये सिंपल सा वर्णन लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। इसको तो हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी हैं जो आप लिखेंगे लघु बीजाणु चतुष्क से रिगार्डिंग है कि कुछ पादपों में परागकण, वो परागकण बन गए ना, कुछ पादपों में वो परागकण भी आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ करके ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। तो कुछ पादपों में परागकण परस्पर मिलकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं जिसे पराग पिंड या कोलोनियम कहते हैं। देखो ये छोटे छोटे शब्द, इनको बाद में अपन जो है ना अपना HTC क्वेश्चंस आएंगे, हिडन ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, उनमें मैं फिर क्लियर करवाऊंगा आपको। लेकिन ये जो परागकण बने हैं ये फ्री हो जाएगी भित्ति और फिर परागकण बन जाएंगे। फिर ये परागकण भी अगर आपस में चिपक जाए, 4 या 8 कितने भी परागकण आपस में चिपक जाए, तो वो संरचना जो बनेगी वो संरचना क्या कहलाएगी? वो संरचना पराग पिंड या कोलोनियम कहलाती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से ऐसे पादप हैं जिनमें पराग पिंड या कोलोनियम का निर्माण होता है? तो अगर बात करें उन पादपों की तो उसमें आता है आक,
यस बिल्कुल, जिसको हम जनरल बोलचाल में, सामान्य बातचीत में आंकड़ा कहते हैं, उसमें परागपिंड का निर्माण होता है। आर्किड्स के अंदर परागपिंड का निर्माण होता है। तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नोट नंबर 2 पर बात करते हैं। कुछ पादपों में परागकण चतुष्क, यानी यही लघु बीजाणु चतुष्क, परस्पर संयुक्त परागकण का निर्माण करते हैं, जिसे संयुक्त परागकण कहते हैं। यानी अगर ये चतुष्की आपस में जुड़ जाए, ये केलोज भित्ति नहीं गलेगी, ये चतुष्की आपस में जुड़ जाए, तो फिर उस स्थिति को क्या कहते हैं? संयुक्त परागकण कहते हैं। ड्रोसेरा में पाया जाता है। किसमें? पादप होता है, ड्रोसेरा और टाइफा नामक पादपों में परागकण, संयुक्त परागकणों का निर्माण होता है। तो ऐसे भी प्रश्न एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। परागपिंड या पोलोनियम किसे कहते हैं, किसमें पाया जाता है? ठीक है, संयुक्त परागकणों का निर्माण किन पादपों में होता है? ड्रोसेरा और टाइफा में होता है। ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट है, कि यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो, सामान्यतः एक चतुष्क में 1 2 3 4 है, आप देख रहे हैं यही है, लेकिन कभी कभार कोई ऐसा अपवाद आ जाए कि 4 से ज्यादा है, मान लीजिए 5 है, 6 है, 10 है, 20 है। वही बात कर रहा हूं कि यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? बहु बीजाणुता कहते हैं। कभी पूछ ले परिभाषा कि बहु बीजाणुता किसे कहते हैं, तो यह बहु बीजाणुता की परिभाषा होगी कि अगर एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो, तो इस अवस्था को बहु बीजाणुता कहते हैं। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अब तक जो हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, ये कल की हमारी क्लास से ही रिलेटेड है। चित्र बना करके 3 नोट भी आप लगा लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, एक बात और पूछता हूं कि वो जो लघु बीजाणु धानी की संरचना में आपको दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत तो कंप्लीट हो गई ना? आप ऐसे नींद में उठकर बता दोगे कि लघु बीजाणु धानी की संरचना कैसी है? संरचना में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार और दोहरा लेते हैं 3 मिनट में, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, संरचना में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, संरचना 2 भागों में बटी है, परागकोश की भित्ति, बीजाणुजन कोशिकाएं। परागकोश की भित्ति में 4 परतें हैं, एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम, इसके बाद तीसरी परत आती है मध्य परत या मिडिल लेयर, और चौथी परत आती है टेपिटम। ये 4 परतें। टेपिटम 2 प्रकार की, अमीबीय टेपिटम, स्त्रावी टेपिटम। ये लीजिए, तो भित्ति का वर्णन कर दिया संरचना में। और अब बिल्कुल केंद्र की तरफ बीजाणुजन कोशिकाएं होती है, जो विभाजन की तैयारी करके प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती है, और उन प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप, ये देख रहे हो आप, ये लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाता है। ये लीजिए संरचना इतनी सी है। तो संरचना में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 3 नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट मानूं क्या? यस करके बताइए, आ गया हो समझ में तो। अगर आ गया है समझ में तो यस करके बताइए, फिर आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे। गुड, वेरी गुड। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स परागकण की संरचना, क्योंकि कल तक की क्लास में हम परागकणों के निर्माण को समझ चुके थे कि भाई चतुष्क बनेगा, चतुष्क के चारों लघु बीजाणु केलोज भित्ति से जुड़े रहेंगे। जैसे ही केलोज भित्ति गलेगी, लघु बीजाणु पृथक हो जाएंगे, गोलाकार हो जाएंगे, और उस स्थिति को क्या कहोगे आप? उस स्थिति को आप परागकण कहोगे। क्लियर है? आज हमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है, ज्यादा लंबी क्लास आज की होने वाली है नहीं, सिर्फ परागकण की संरचना में पढ़नी है कि जो परागकण बना है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना में वो कैसा होता है। तो बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, कुछ याद नहीं करना। अरे देखो, आप इधर देखो, मैं बताता हूं आपको, है ना? ये देखो, आप इस प्रकार से परागकण को आप एक गोलाकार संरचना मान सकते हैं। क्या होती है? एक गोलाकार संरचना होती है इस प्रकार से। अब थोड़ा गोल बना लेना आप इसको, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, थोड़ा गोल बना लेना इसको। चलो यार, दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, तो और इस गोले के अंदर क्या होता है? इस गोले के अंदर यहां एक छोटी सी रिक्तिका मान लीजिए आप,
एक होता है यहां पर केंद्रक, परागकण का केंद्रक, बाकी ये पूरा इसका जीवद्रव्य होता है। ठीक है, तो ये तो परागकण जो है इसका ये पूरा जीवद्रव्य हो गया, और जीवद्रव्य को ये जो घेरने वाली झिल्ली है एक तरह से कोशिका झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, जो पेक्टिन और सेलुलोज से निर्मित होती है। स्टूडेंट्स, किससे निर्मित होती है? पेक्टिन और सेलुलोज से निर्मित होती है। इसको पेक्टोसेलुलोज की परत भी कह सकते हैं, ये वाली परत। ये पूरे जीवद्रव्य को घेर के रखती है, अंदर छोटी सी रिक्तिका होती है, और इसके अलावा एक छोटा सा केंद्रक होता है। क्या होता है? एक छोटा सा केंद्रक होता है। आ रही है यहां तक की बात समझ में? अब इसके अलावा क्या होता है, आपने पढ़ा था कि इस परागकण की सुरक्षा के लिए, इस परागकण की सुरक्षा के लिए आपने पढ़ा था कि वो स्क्राबी टेपिटम जो होती है, एक प्रोयूबिस्काई नाम का पदार्थ छोड़ती है। प्रोयूबिस्काई याद आ रहा होगा अगर पढ़ा है तो। प्रोयूबिस्काई यूबिस्काई में बदलता है, और यूबिस्काई एक कठोर आवरण बना लेता है परागकण के चारों ओर, जिसको स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। तो यहां इस जो झिल्ली है ये पेक्टोसेलुलोज की, या पेक्टिन और सेलुलोज से निर्मित ये जो झिल्ली है, इसके चारों ओर इस प्रकार से, थोड़ा इस प्रकार से बना होगा, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से स्पोरोपोलेनिन का क्या बन जाता है? चारों तरफ एक आवरण बन जाता है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसी प्रकार का होता है हमारा परागकण, जिसमें सबसे बाहर ये क्या होता है? सबसे बाहर ये होता है बाह्य चोल। सबसे बाहर बाह्य चोल होता है, लिख देते हैं इसको। उसके बाद स्टूडेंट नीचे की जो परत है, नीचे की एक झिल्ली है, ये नीचे की झिल्ली कहलाती है अंतःचोल, लिख देते हैं इसको भी अपन अंतःचोल। भीतर की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अंतःचोल से घिरी हुई, उसमें ये लिक्विड, जिसको आप जीवद्रव्य कह सकते हैं, जीवद्रव्य कहलाती है, ये जीवद्रव्य हो गया। और स्टूडेंट्स ये लास्ट रचना क्या होती है परागकण में? ये लास्ट रचना होती है परागकण का केंद्रक। तो ये हो गया आप में आपका परागकण का केंद्रक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात और मैं आपको यहां याद दिलाता हूं कि जो ये बाह्य चोल है, जो स्पोरोपोलेनिन का बना है, स्पेशली स्पोरोपोलेनिन का बना है, इसका ये चारों तरफ, सॉरी ये इस लाइन पर ध्यान ना दें, आप देखेंगे कि चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन का आवरण है, चारों तरफ, लेकिन इस जगह पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं है। ये देखिए यहां पर स्पोरोपोलेनिन, यानी कि परागकण में कुछ कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं, जैसे ये वाला स्थान, ये वाला है ना, दिख रहा है आपको, यहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है। तो कुछ कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं पाया जाता है। तो इस स्थान को कहा जाता है स्टूडेंट्स जनन छिद्र। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? जनन छिद्र। अब जनन छिद्र क्या कार्य करता है, इसको मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा कि जनन छिद्र का क्या इंपॉर्टेंट कार्य होता है। आज की क्लास में तो आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि परागकण के चारों ओर स्पोरोपोलेनिन का आवरण होता है, बाह्य चोल बनाता है, लेकिन और कुछ स्थानों पर जहां पर यह स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं होता है, उन स्थानों को क्या कहा जाता है? उन स्थानों को जनन छिद्र कहा जाता है। कुछ पादपों में जनन छिद्र की संख्या केवल 1 होती है, जबकि कुछ पादपों में इसकी संख्या 3 तक हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अभी नोट लगा करके आपको लिखा देंगे। तो ये जो चित्र आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, यही चित्र होता है परागकण का। चित्र समझ में आ गया क्या? राइटिंग पर ध्यान नहीं दे, राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, तुम्हारी कसम बहुत अच्छी राइटिंग है ना। बस ये राइटिंग पेड पर नहीं आती है, जब कभी ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो राइटिंग बताएंगे, बहुत शानदार राइटिंग है। फिलहाल बताइए, अभी जो परागकण की संरचना पड़ी है, समझ में आ गया क्या? यस करके बताओ मुझे, समझ में आ गया? आ गई ना परागकण की संरचना? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ देते हैं बच्चे इनको, इसकी इंपॉर्टेंस पर ध्यान ही नहीं देते कि ये भी कोई टॉपिक है हमारी क्लास सब्जेक्ट के अंदर। तो बिल्कुल परागकण की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। फिर स्क्रीनशॉट लीजिए आप, बाद में चित्र बनाएंगे, बाद में नहीं बनवाऊंगा, फिर थ्योरी के बाद चित्र नहीं बनाओगे। बन गया चित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी थ्योरी पर बात करते हैं, उसके बाद देन आफ्टर आप इस चित्र को बना लेना। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, देखिए ले लिया क्या? यस करके बताओ।
ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको हटा दें अब, है ना, हटा देते हैं इसको, बिना किसी देरी के हटाते हैं। चलो ये लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब जो है हमने परागकण की संरचना तो समझ ली है, अब हम आते हैं नोट्स पर कि आज आपको क्या क्या लिखना है नोट्स में। परागकण की संरचना, जैसा कि आपने जाना कि परागकण की संरचना में दो स्पष्ट परतें होती है। देखिए, परागकण सूक्ष्मदर्शीय गोलाकार संरचना होती है, यानी बिल्कुल सूक्ष्म संरचना होती है, गोलाकार होती है, जिसका व्यास 25 से 50, आप इसको 20 कर लें, वैसे 25 भी गलत तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको क्या कर लें, 20 कर लें, ठीक है। 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है व्यास। और परागकण के ऊपर सुस्पष्ट रूप से दो परतें पाई जाए। आपको पता है दो परतें कौन कौन सी, अभी अभी बताया, बाह्य चोल और एक नीचे अंतःचोल। बाह्य चोल किसकी बनी है सर, स्पोरोपोलेनिन की बनी है। अंतःचोल किसकी बनी है सर, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी है। ध्यान दीजिएगा, बाह्य चोल को इंग्लिश में एक्साइन कहा जाता है, और इसके लिए आप लिखोगे कि यह कठोर बाह्य परत होती है। इस परत पर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का जमाव पाया जाता है। यह स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, मैंने पहले भी बता दिया था आपको लास्ट क्लास में भी, कि ये जो परागकण होते हैं उनको उच्च ताप रासायनिक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, क्षार व एंजाइम आदि के प्रति उच्च प्रतिरोधी बना दिया होता है स्पोरोपोलेनिन। इसके कारण क्या होता है, परागकण जल्दी नष्ट नहीं होता। फलस्वरूप परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में परिरक्षित पाए जाते हैं, लंबे समय तक वो नष्ट नहीं होते हैं। बाह्य चोल के लिए आप एक और बात लिख सकते हैं कि बाह्य चोल में जिन स्थानों पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है उन्हें द्वारक या जनन छिद्र कहते हैं, बताया मैंने अभी आपको। परागकणों के अंकुरित होने पर पराग नलिका जनन छिद्रों से भी बाहर निकलती है। इसको कल समझेंगे अपन इस लाइन को, कि जब परागकण अभी अंकुरित होगा, देखो मैं अभी तक परागकण कह रहा हूं, अभी तक मैंने परागकण को नर युग्मक नहीं कहा है। ये थोड़ा सा बारीक डिफरेंट होता है परागकण और नर युग्मक के लिए। हालांकि हम परागकण के लिए नर युग्मक और नर युग्मक के लिए परागकण शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में एक बारीक सा अंतर होता है परागकण और नर युग्मक में। जब परागकण स्टूडेंट्स अंकुरित होगा, अभी अंकुरित होगा ये, और जब ये अंकुरित हो जाएगा तब परागकण के अंदर इसका जो वो केंद्रक पढ़ा था ना अपन ने, वो केंद्रक विभाजन करेगा, और विभाजन करके दो केंद्रक बना लेगा, उनको नर युग्मक कहा जाता है, वो है नर युग्मक। ध्यान दीजिएगा। तो जब परागकणों का अंकुरण होने पर वहां से पराग नलिका निकलती है, और जब पराग नलिका जो वो जनन छिद्र होता है ना, जहां स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता है, वहीं से बाहर निकलती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। द्विबीजपत्री में 3 जनन छिद्र कहा था मैंने, अलग अलग पात्रों में संख्या अलग अलग हो सकती है। द्विबीजपत्री पात्रों में 3 जनन छिद्र तथा एक बीजपत्री में 1 जनन छिद्र पाया जाता है। इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट अंतःचोल, इसको इंग्लिश में इंटाइन कहा जाता है। अभी भी बताया कि यह आंतरिक पतली व पारदर्शी परत होती है जो सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। परागकण के एक जीव द्रव्य झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, इसमें एक सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, हमने अभी अभी डायग्राम में समझा। इसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पर ये जो खाली स्थान है इसमें वही डायग्राम बनाओगे जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं बना रहा हूं, मैंने वहां बना दिया था। अगर आपने नहीं लिया तो आप बैक जाकर के वहां से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इन फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। ये फैक्ट्स आपको याद रखने, एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, नोट लगा करके अलग से लिखेंगे आप। कि स्पोरोपोलेनिन जो है वो कैरोटीनॉइड क्या है, एक वर्णक है। कैरोटीनॉइड का ऑक्सीकारककारी बहुलक होता है। स्पोरोपोलेनिन कैरोटीनॉइड का क्या होता है, बहुलक होता है, ऑक्सीकारी बहुलक होता है। ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखना है, जैसे मैंने अभी साइज पर बात करी थी, परागकण की साइज 20 से 50 माइक्रोमीटर बताई थी, तो साइज पर थोड़ा सा आपको बात करना है। ये फैक्ट्स आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आपको उसको अच्छे से रट लेना है। कि एक पादप है मायोसोटिस एल्पेस्टिस, क्या नाम है पादप का, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगी, घर बैठे बैठे बोलो। देखिए, मायोसोटिस एल्पेस्टिस क्या है, मायोसोटिस एल्पेस्टिस। ओके, 2-3 बार दोहराओगे हो जाएगा याद। तो ये जो पादप है ना मायोसोटिस एल्पेस्टिस, इसके परागकण सबसे छोटे आकार यानी कि 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। मायोसोटिस एल्पेस्टिस के परागकण सबसे छोटे आकार यानी कि 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, ये ध्यान रखना। कभी पूछ ले परीक्षा में कि सबसे छोटे आकार के परागकण किसके होते हैं,
तो स्टूडेंट सबसे छोटे आकार के परागकण मायोसोटिस एल्फेस्टिस में पाए जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब सबसे छोटा पूछा है तो सबसे बड़ा भी पूछा जा सकता है। तो नोट नंबर 3 में याद रखिएगा, एक पादप होता है मिराबिलिस जलापा। क्या नाम है? मिराबिलिस जलापा। तो मिराबिलिस जलापा के जो परागकण होते हैं, मिराबिलिस जलापा के परागकण सबसे बड़े आकार के होते हैं और इनका साइज कितना होता है? 200 माइक्रोमीटर होता है। कितना? 200 माइक्रोमीटर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, इन फैक्ट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो परागकणों की साइज क्या होती है? 20 से 50 माइक्रोमीटर, लेकिन सबसे छोटे आकार की बात करें तो मायोसोटिस एल्फेस्टिस में देखने को मिलते हैं 10 माइक्रोमीटर के, और सबसे बड़े आकार की बात करें तो मिराबिलिस जलापा में देखने को मिलते हैं 200 माइक्रोमीटर के। औसत आकार कितना होता है? तो औसत होता है 20 से 50 माइक्रोमीटर। तो ये थी परागकण की संरचना। डायग्राम आप बना चुके हो, ये जो खाली स्थान है यहाँ पे आप डायग्राम बना लेना। आज का ये छोटा सा टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल रविवार दोपहर 12:30 बजे चैप्टर फर्स्ट जो आपने पढ़ा है उसका टेस्ट रहेगा, इसीलिए मैंने आज की क्लास छोटी रखी है। तो इसके नोट्स बनाने के बाद आप चैप्टर फर्स्ट का अच्छे से रिवीजन कर लें, टेस्ट की अच्छे से तैयारी कर लें। टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा जिसमें 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प का आपको चयन करना रहेगा। टेस्ट का लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। चैप्टर फर्स्ट का जो लास्ट वीडियो है, उस लास्ट वीडियो में भाग 13 के अंदर भी टेस्ट का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो आप सारे स्टूडेंट वहां पर उस लिंक पर क्लिक करके चैप्टर फर्स्ट के टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ विराम देते हैं आज की क्लास को। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।